नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स MCQ सीरीज का सेट 9। इसमें हम मई 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आप इसके PDFs मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको @कपिल लाइव को ज्वाइन करना होगा और आप मुझे ट्विटर हैंडल @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सीरीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है। स्टैटिक डायनेमिक दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, साथ साथ आपके मैप प्रैक्टिस भी मैं करवाता चल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज़ को बस बार बार देखना है, PDFs को डाउनलोड करना है और क्वेश्चंस को थॉरोली रिवाइज करना है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ये क्वेश्चंस आपके बैंकिंग, SSC, UPSC, EPFO जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड एज द रोम स्टैच्यूट। ठीक है, तो रोम स्टैच्यूट के बारे में आपको याद होगा, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। 1998 का स्टैच्यूट है। अब आपको बताना है किसके लिए साइन की गई थी ट्रीटी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए, या UNSC के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, स्क्रीन को पॉज करो। पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप रिवाइज करो। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक हिंट दूं, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, रोम स्टैच्यूट की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके हेडक्वार्टर्स हेग द नीदरलैंड्स में है। तब आप शायद बता पाओगे कि C, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अब ICC देखो न्यूज़ में क्यों था, पैलेस्टीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट को लेके। यहाँ पे ICC ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस ओपन कर दिए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि इसराइल ने जब वेस्ट बैंक पे कब्जा किया था 6 डे वॉर में, बात है 1967 की, 6 डे इसराइल अरब वॉर, उसमें सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था वो भी इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। बाद में उसको यौम किपुर वॉर से छुड़वाया गया था, ये बात है 1970s की। तो यहाँ पे इसी के लिए जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस अभी तक इसराइल करता आया है वेस्ट बैंक में या फिर पैलेस्टीन में, आसपास के एरियाज़ में, गाज़ा स्ट्रिप में, उसी पे इन्वेस्टिगेशंस ये बिठाई गई है। तो इसलिए ICC न्यूज़ में था। एक बार ICC के बारे में देख लेते हैं। ICC जो है वो रोम स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। ये 1998 में साइन हुआ था रोम में, और इसको 2002 में इन्फोर्समेंट में लाए थे हेग, नीदरलैंड्स। ये इंडिविजुअल चार्जेस को कंटेस्ट को इन्वेस्टिगेट करता है। कौन कौन से चार्जेस, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन। आइडिया यही है, ह्यूमन राइट वायलेशंस जो स्टेट्स करती हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स करते हैं इन द नेम ऑफ स्टेट, उसको ये इन्वेस्टिगेट करता है और उस पर अपना डिसीजन जो है वो देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको 6 डे अरब इसराइल वॉर की बात की, तो आपको याद होगा कि गोलन हाइट्स और सिनाई पेनिनसुला, ये दोनों जो हैं, इन दोनों को इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। सिनाई पेनिनसुला को छुड़वा लिया गया था जो इजिप्ट के पास है। अभी आपको याद होगा जो रेड सी में, जो स्विस कैनाल में क्राइसिस आई थी, उसके ईस्टर्न साइड पे वही सिनाई पेनिनसुला बार बार दिखाया जा रहा था। बहुत सारी जगह आपने देखा भी होगा। गोलन हाइट्स अभी भी इसराइल कंट्रोल करता है, ये सीरिया और इसराइल बॉर्डर पे है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये जैसे अगर आप मैप में देख पा रहे हो, ये था 1949 का सीज फायर एग्रीमेंट। और जब बात आई उस वॉर की, वॉर आते आते आप देखेंगे कि सारे एरियाज़ को जो है वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यही चीज़ है पूरे के पूरे वेस्टर्न एशिया के बारे में। चलते हैं। द टर्म स्विस न्यूट्रलिटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिवन टर्म। स्विस न्यूट्रलिटी के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये एक फॉरेन पॉलिसी है जहाँ पे स्विट्जरलैंड कह रहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल क्राइसिस में, फ्यूचर वॉर में न्यूट्रल रहेंगे, यानी हम कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा टर्म ये भी कह सकता है कि स्विस बैंक कॉरपोरेशन के बारे में टर्म यूज़ की गई है, जिसमें स्विस बैंक जो है वो न्यूट्रल रहेगा। अपने यहाँ पे जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स हैं, अपने बैंक में जितने भी लोगों के अकाउंट्स हैं जिसमें कहा जाता है ब्लैक मनी स्टैश्ड है, ये ब्लैक मनी वाला जो डेटा है वो किसी गवर्नमेंट को नहीं देगा, अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखेगा। इट रेफर्स टू कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2020 अफर्म्ड बाय पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट। ठीक है, इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स रिलीजियस टॉलरेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको बताना है कौन सा स्विस न्यूट्रलिटी को लेके करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे स्विस न्यूट्रलिटी की बात करूं तो स्विट्ज़रलैंड जैसी और भी कंट्रीज़ हैं जो कहती हैं कि जब भी कोई वॉर होगा फ्यूचर में हम न्यूट्रल रहेंगे। वो कंट्रीज़ हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रिया जैसी डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस। ये कहते हैं किसी भी वॉर में हम किसी भी साइड नहीं जाएंगे। रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर ने इस बात को फिर से रिआइट्रेट किया
बोले हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है न्यूट्रल रहने की, ये फिर से अट्रैक्टिव हो गई है क्योंकि वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो बदल रही है। ऐसी पॉलिसीज़ बहुत काम आती हैं अगर वर्ल्ड में आपको पीस रखना है। ये कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि न्यूट्रलिटी को प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए एक इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी भी यूएन सेलिब्रेट करता आया है, जिसको 12 दिसंबर हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। आइडिया यही है कि पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना है कि दुनिया अगर न्यूट्रल रहेगी, अगर कंट्रीज न्यूट्रल रहेंगी तो पीस जो है वो इंश्योर किया जा सकेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक परमानेंटली न्यूट्रल पावर होती है जो किसी भी सिनेरियो में किसी भी साइड नहीं जाती, और स्विट्ज़रलैंड वही न्यूट्रल पावर है। तो इसे आप एक फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं जिसमें स्टेट इंटेंड करता है कि हम न्यूट्रल रहें फ्यूचर वॉर्स को लेके, हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है और हम किसी भी कंट्री की तरफ नहीं जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन 83 की तरफ। डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड ये किन कंट्रीज़ के बीच में एक सेटअप है। तो अगर आपको याद हो क्वाड के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं अगर कि क्वाड का जो प्रिकर्सर है या क्वाड जो शुरू किया गया वो डायमंड सिक्योरिटी डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से शुरू किया गया था। 2012 की बात है। शिंजो अबे ने ये कहा कि एक डायमंड सिक्योरिटी डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड होना नेसेसरी है। ये डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड क्या करेगा, ये चाइना को काउंटर करेगा इंडियन ओशन में, चाइना को काउंटर करेगा वेस्टर्न पैसिफिक में। अब इसके लिए क्या हुआ, फिर 2017 में क्वाड रखा गया, एक क्वाड बना, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, और एक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइंड है। तो अभी रिसेंटली पीएम ने हमारे एड्रेस किया था फर्स्ट समिट ऑफ लीडर्स ऑफ क्वाड क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। अब मीटिंग जो है वो यूएसए ने होस्ट की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। क्वाड क्या है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का इंडो पैसिफिक के रीजन के एरियाज के इंटरेस्ट को शेयर करने का एक फोरम है और ग्लोबल चैलेंजेस को भी रिजॉल्व करने का एक फोरम है। इसको 2012 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी, आइडिया फ्लोट किया गया था कि जहाँ पे एशिया के लिए एक प्रॉपर फोरम की बात की गई जो चाइना को काउंटर कर सके। उसे कहा गया था डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड होना चाहिए, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हों, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए। आइडिया क्या है, मैरीटाइम कॉमन्स को सेफगार्ड करना। देखो चाइना जो है वो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। अब ऐसे में इन कंट्रीज़ को साथ आना पड़ेगा और चाइना को काउंटर करना पड़ेगा, और इसी के लिए हम क्वाड लेके भी आए। क्वाड कोलिशन क्या करेगा, जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं, आप देखते हैं कि वर्ल्ड के जो बहुत क्रिटिकल सी रूट्स हैं वो इंडियन ओशन और पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक से निकलते हैं। हमने मलाक्का स्ट्रेट की भी बात की जो था इंडोनेशियन वाटर्स के बीच में से, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे अगर आप साउथ चाइना सी की बात करें, आप ईस्ट चाइना सी की बात करें, जो जापान के लिए एक बहुत फेमस शिप रूट है, ट्रेडिंग रूट है, तो ऐसी जगहों पे चाइना जो है वो डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है, और ऐसे में इन कंट्रीज़ का साथ होना बहुत नेसेसरी है। इसी से क्वाड जो है वो अपना पर्पस ड्रॉ करता है। आगे चलते हैं। शिंजियांग रीजन ऑफ चाइना रिमेन्स फ्रीक्वेंटली इन न्यूज़ फॉर। किन कारणों से शिंजियांग रीजन जो है वो न्यूज़ में रहता है। पहला है परसिक्यूशन ऑफ उइगर मुस्लिम्स, दूसरा है अट्रॉसिटीज़ विथ तिब्बतन कम्युनिटीज़, तीसरा है बिल्डिंग लार्जर डैम्स अगेंस्ट विल ऑफ बॉर्डरिंग कंट्रीज़, चौथा है यूरेनियम रिच रीजन। अगर आपको याद हो कि शिंजियांग रीजन कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न चाइना में है और बॉर्डर करता है मंगोलिया और ईस्ट सेंट्रल एशिया के साथ। अब आप बता पाओगे किस लिए फेमस है, क्यों न्यूज़ में रहता है बार बार। देखो, कोई तिब्बतन कम्युनिटीज़ का अट्रॉसिटीज़ वहाँ नहीं है क्योंकि तिब्बत वहाँ से दूर है। लार्जर डैम्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा फ्लोइंग रिवर्स नहीं है, और यूरेनियम रिच रीजन नहीं है, वो मिनरल रिच रीजन तो है, मिनरल्स तो हैं, यूरेनियम का सच रिच रीजन वो नहीं कहा जा सकता अभी। तो यहाँ पे परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उइगुर मुस्लिम्स का। अभी उइगुर मुस्लिम्स जो हैं बहुत न्यूज़ में हैं क्योंकि चाइना बहुत लंबे समय से इन पे अट्रॉसिटीज़ करता आ रहा है, इनका रिहैबिलिटेशन कर रहा है, और कहीं कहीं तो रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस इतनी ग्रॉस हैं कि चाइना जो है वो कंसंट्रेशन कैंप्स के थ्रू इन लोगों को मार रहा है और इनके ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहा है। कोविड के टाइम में कहा भी गया था कि जो चाइना में डेथ्स होती जा रही हैं, जो ऑर्गन फेलियर के केसेस होते जा रहे हैं, उसके लिए इन लोगों के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि मेनलैंड चाइना के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जा सके। ये सारी र्यूमर्स और न्यूज़ थे, तो ऐसा कोई क्रेडिबल पॉइंट इसके लिए है नहीं।
तो ऐसे में ये परसिक्यूशन जो है उइगुर मुस्लिम्स का, ये क्यों फिर से न्यूज़ में आया? ये इसलिए आया क्योंकि बात है टर्की की। टर्की ने चाइना के साथ एक एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट साइन किया। अब एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट में सिंपल है भाई, जो भी लोग उइगुर मुस्लिम्स टर्की में रहते हैं उन्हें चाइना कभी भी उठा के ले जा सकता है चाइना में। इसीलिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ की वुमेंस ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रोटेस्ट किया कि चाइना ने जो मास कैंप्स खोल रखे हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स खोल रखे हैं, इनको बंद करे और उइगुर्स जो मुस्लिम्स हैं उन पे ह्यूमन राइट वायलेशन कम करे या बंद करे। इसके लिए बार बार सऊदीया जैसी कंट्री से भी कहा जाता है कि भाई मुस्लिम ब्रदर्स हैं, इसके लिए आपको वेरियस फोरम्स में चाइना से बात करनी चाहिए, वॉइस रेस करनी चाहिए। कोई भी कंट्री चाइना से रिलेशन ऐसा सच ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना का इंटरनल मैटर ऐसा चाइना कहता है, इसलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। अब उइगुर्स का हम देखते हैं टर्की से क्या लेना देना। कहा जाता है कि ये टर्किश ओरिजिन के हैं, सेंट्रल एशिया से कभी किसी समय चाइना आके बसे थे। अब ये वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बनाते हैं, बहुत सारी एथनिक लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे, और इनके लिंक्स आपको बॉर्डरिंग नेशंस यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जैसी कंट्रीज से दिखेंगे। ठीक है, तो शिंजियांग टेक्निकली क्या है, एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, लार्जेस्ट रीजन है जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। 8 कंट्रीज से इसका बॉर्डर है। आप देखेंगे ये वही कंटेस्टेड एरिया है जो चाइना क्लेम करता है। यहाँ भी हमसे बॉर्डर है शिंजियांग में, कजाकिस्तान में बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी, अफ़गानिस्तान का भी यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलेगा। पाकिस्तान का तो पीओके की वजह से बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। तो रशिया, अफ़गानिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट रीजन से, मंगोलिया जैसे रीजन से इसका बॉर्डर लगता है, और ये चाइना को एक डोमिनेंस देता है वेस्ट सेंट्रल एशिया में। तो चाइना इसलिए भी इस रीजन पे होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है। और ये सबसे डिप्राइव्ड एरिया है। देखिए यहाँ ना कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सारी इंडस्ट्रीज़ चाइना की आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेंगी। जितने भी फेमस टाउन्स और सिटीज़ आपने चाइना के सुने हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। ये सिर्फ एक डिप्राइव्ड रीजन है। यहाँ पे चाइना सिर्फ इसलिए होल्ड रखना चाहता है क्योंकि यहाँ से उसको एक्सेस मिलता है सेंट्रल एशिया का और वेस्ट एशिया का। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। और इसके अलावा ऐसा इस एरिया में कुछ नहीं है, बस यही ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत मास लेवल पे है। चलते हैं क्वेश्चन 85 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INSTC के बारे में आपको बताना है। ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है जो स्टैब्लिश किया गया था 2000 में ईरान, रशिया और इंडिया से। इंडिया ने मिलकर किया था। अब मल्टी मोडल का मतलब यहाँ पे रेल भी होगी, इसी कनेक्टिविटी में आपको रोडवेज भी मिलेगा, वाटरवे भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें मल्टी मोडल कहती हैं, ठीक है, नहीं मल्टी मोड से आप पहुँचोगे। अब दिस कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ टू ब्लैक सी। इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को ये ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। देखो मैंने आपको पहले भी मैप में बताया था, ब्लैक सी जो है वो सदर्न बॉर्डर है यूक्रेन का। यहाँ पे बात हो रही है ईरान, रशिया, इंडिया की। देखो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है। अगर आपको इंडिया से, लेटर से मुंबई पोर्ट से सेंट पीटर्सबर्ग सामान भेजना है, गुड्स भेजने, तो आपको पूरा वो एक ट्रेडिशनल रूट लेके जाना पड़ेगा। वो ट्रेडिशनल रूट आपको स्विस कैनाल से ले जाएगा, वेस्टर्न यूरोप को पूरा क्रॉस करता हुआ इंग्लिश चैनल से होता हुआ आपको ले जाएगा रशिया की तरफ। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये ट्रेडिशनल रूट है, जो स्टैंडर्ड रूट जो जाता है आपको ले जाता है रशिया। इसी का ऑल्टरनेटिव 2000 में डिसाइड किया गया था, वो था कि इंडिया से सेंट पीटर्सबर्ग हम दूसरे तरह से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से हम जाएं ईरान से हम रोड यूज़ करें, फिर हम जाएं आपके कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से इसका लेना देना नहीं है। हम जाएं कैस्पियन सी से हम पहुँचे रशिया के बॉर्डर पे, और रशिया के बॉर्डर से हम रोड लेके मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो ये है एक तरह से ऑल्टरनेटिव रूट। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड है ब्लैक सी की जगह कैस्पियन सी होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। अब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, क्यों न्यूज़ में था? इंडिया कह रहा है इसमें चाहबार पोर्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है और इस बिज़नेस को बेटर कर देगा, इस पूरे सेटअप को अच्छा कर देगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, ईरान, रशिया, इंडिया ने मिलकर इस्टेब्लिश किया। इसमें बाद में ओवर द टाइम इसको एक्सपैंड करते रह गए, नई नई कंट्रीज़ ऐड करते रहे। जैसे कि आप देखेंगे अज़रबैजान, अर्मीनिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन को भी जोड़ा जा रहा है। बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया, इन सब को ऑब्जर्वर की तरह
लेटर ऑन ऐड किया गया। ये एक 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। कहा जाता है कि जो गुड्स हम ट्रेडिशनली 100 रुपये में भेजेंगे रशिया, वो यहाँ से 70 रुपये में चले जाएंगे। 30% खर्चा कम होगा और जो आपका 40 दिन का ट्रांजिट टाइम है वो आधा रह के 20 दिन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो रशिया रिलेशंस या इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस के लिए ये कॉरिडोर। द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हैज़ बीन ऑफर्ड टू इंडियन एंड जापानीज कंपनी रिसेंटली बाय। बहुत इंपॉर्टेंट था वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। देखो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल आपके कोस्ट पे श्रीलंका पे आपको दिखेगा, यहीं पे पास में चाइना का भी एक कंटेनर टर्मिनल है। तो अभी क्या हुआ, श्रीलंका ने ऑफर किया है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल इंडिया और जापानीज कंपनी को। इंडिया की तरफ से अदानी ग्रुप्स इसको डेवलप करेंगे, जापान ने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया है। ये बेसिकली एक जॉइंट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जो इस पूरे जोन को डेवलप करेगा। अभी वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे वर्क करेगा 35 साल के लिए। मतलब 35 साल के लिए ये इन कंपनीज़ के पास रहेगा, इसे बिल्ड करेंगी, 35 साल तक इसे चलाएंगी, यहाँ से टोल टैक्स लेंगी या जो भी रेवेन्यूज़ करेंगी और 35 साल के बाद ये श्रीलंकन गवर्नमेंट को दे देंगी। इस तरह से श्रीलंका का भी एक पोर्ट बन जाएगा और उनको एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको मिल जाएगा और इंडियन कंपनी की भी एक अर्निंग हो जाएगी और इंडिया श्रीलंका रिलेशन जो है वो जैसा कि नॉर्मलसी की तरफ जाने लगेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस इसलिए है इस एरिया में हमें चाइना को कर्टेल करना है। चाइना जो है अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ाती जा रही है। तो जैसा आप देख पा ये जोन है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है टर्मिनल का और ये यूनिटी कंटेनर टर्मिनल जो है ये चाइना के पास है। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि चाइना भी इस पोर्ट सिटी में डेवलपमेंट कर रही है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए स्टेप है जिसमें हम चाइना को कर्टेल कर सकते हैं या फिर चाइना जो है इस एरिया में अपनी प्रेजेंस को जो बढ़ा रहा है उसे इंडिया जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ा के रोक सकता है या कॉम्पीट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलते हैं 87 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर कोई नहीं, कौन सा नहीं है इसमें से, है ना। मेडागास्कर, कॉमरोस, ला रियूनियन और इंडिया। देखो बहुत सिंपल है, नाम है इंडियन ओशन कमीशन पर इंडिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया को अभी ऑब्जर्वर रखा गया है इंडियन ओशन कमीशन में, तो मेंबर नहीं है हम क्या हैं यहाँ पे आपसे पूछा था मेंबर। हम मेंबर नहीं, हम ऑब्जर्वर बन गए हैं। इंडिया ने अभी एक कंसाइनमेंट भेजा 1000 मेट्रिक टन का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक टैबलेट इंपॉर्टेंट भी है, कोविड के टाइम इसका बहुत नाम हुआ था। ये बेसिकली मलेरिया का एक ड्रग है, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए इसको कोविड में एक माइल्ड डोज की तरह दिया जा रहा था, ट्रायल किए जा रहे थे WHO द्वारा, देखा जा रहा था कुछ पेशेंट ठीक हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक अलग कहानी है, याद रखना। एक दवाई है जो मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए इंडियन कंपनीज बनाती हैं, अफ्रीका भेजती हैं। तो अभी हमने इसको भेजा, कहाँ भेजा, मेडागास्कर भेजा। मेडागास्कर जो है वो इंडियन ओशन कमीशन का एक मेंबर है। अब इंडियन ओशन कमीशन जो 1984 में आ गया था वेस्टर्न इंडियन ओशन कंट्रीज़ के लिए। अब आप वेस्टर्न इंडियन ओशन कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो आप पहुंच जाओ ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे, वहीं पे सारी वेस्टर्न इंडियन ओशन कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, जिसमें आपको मेडागास्कर दिखेगा, कोमोरोस दिखेगा, ला रीयूनियन ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, मॉरिशस और सिसिलीज दिखेगा आपको। तो यहाँ पे इस कमीशन में 5 ऑब्जर्वर भी हैं, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रांकोफोनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। OIF क्या है, 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस का एक कलेक्टिव बॉडी है। जैसे आप देखेंगे कॉमनवेल्थ था वो ब्रिटिश की अर्स्टवाइल कॉलोनीज से बनाया गया था, ऐसे ही ये ला फ्रेंकोफोनी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी, ये फ्रेंच स्पीकिंग कॉलोनी से बनाया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। सिशलीज आपको ये पूरा इंडियन ओशन है, सिशलीज, यूनियन ऑफ कॉमरोस, ठीक है, मॉरिशस, ला रियूनियन, मेडागास्कर, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन कमीशन की मेंबर्स हैं। अब रिसेंटली एक्ट ईस्ट पॉलिसी वॉज इन न्यूज़। आपको बताना है 4 C's क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, कल्चर, कॉमर्स, काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत सिंपल है, देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काउंटर टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। देखो आपको ईस्ट की तरफ से टेररिज्म ऐसा सच नहीं मिलेगा, हाँ कुछ आपको छुटपुट घटनाएं म्यांमार से मिल जाती हैं, वो भी आपके नागा की डिमांड होने की वजह से, ग्रेटर नागा की वजह से, बट एज सच काउंटर टेररिज्म मेजर आपको वहाँ ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको पाकिस्तान के साथ रखने पड़ते हैं।
तो आप इससे 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने 3 को एलिमिनेट किया तो आपका क्वेश्चन अपने आप निकल गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। वो 4 पैरामीटर्स हैं कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। क्यों न्यूज़ में था देख लेते हैं। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डॉनियर के एक मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करेंगे, मतलब जो लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट में ले जाएंगे। आपको याद होगा जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को रिवाइव किया था। ये वही लुक ईस्ट पॉलिसी है जो गुजराल के टाइम में पहली बार चर्चा में आई। इसको मोदी गवर्नमेंट ने फर्दर इसको एक्ट ईस्ट किया। ठीक है, बोले लुक ईस्ट तो बहुत हो गया, अब एक्ट ईस्ट करते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट 2014 में आके बोलती है कि हम लुक ईस्ट की बात करते आ रहे हैं, अब हम इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी करते हैं। तो इसको 2014 में एक्ट ईस्ट को अनाउंस किया गया था। ये क्या है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, कल्चरल रिलेशंस एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के साथ डेवलप करना। इसमें आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज़ दिखेंगी, आसियान कंट्रीज़ दिखेंगी, इसमें आपको पैसिफिक की तरफ की कंट्रीज़ दिखेंगी। आइडिया ये है कि इंडिया अपनी ईस्टर्न हेमिस्फीयर वाले, ईस्टर्न एरिया वाले कंट्रीज़ से अच्छे रिलेशंस रखे, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पे चाइना बहुत डोमिनेंस करता जा रहा है। तो इंडिया को अगर चाइना की डोमिनेंस को काउंटर करना है, कर्टेल करना है, तो इंडिया को लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में बदलना पड़ेगा और एक्ट ईस्ट को एक्ट करना पड़ेगा। बात है 2014 की, हमने एक्ट ईस्ट को चर्चा करी, पहली बार एक्ट ईस्ट की बात करी, लेकिन बहुत फेवरेबल आप देखेंगे रिलेशंस जो हैं हमारे ओवर द टाइम बनते गए इस पॉलिसी की वजह से। और इंडिया और आसियान और इंडिया और ईस्ट एशिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ उभर रहा है पिछले 6-7 सालों से। क्वेश्चन 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परमानेंट इंडस कमीशन। इट इज़ अ बायलैटरल कमीशन ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया चाइना क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी 1960। बहुत सिंपल है। कमीशन अकॉर्डिंग टू ट्रीटी शैल मीट रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, तो देखो इंडिया चाइना के बीच में नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये गलत है। और ये सही है, ये जो इंडस वाटर कमीशन है ये साल में एक बार एटलीस्ट मिले, 2 बार 3 बार भी मिल सकती है। 116वीं मीटिंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इस कमीशन की। अभी फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग जो है वो कोइंसाइड किया था नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान का। नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि लाहौर रेजोल्यूशन की बात करता है 23 मार्च 1940 में, जब बात की गई थी कि हाँ पाकिस्तान को बनाया जाएगा। ये बायलैटरल कमीशन है ऑफिशियल्स का, दोनों तरफ से ऑफिशियल्स यहाँ पे बैठते हैं। आइडिया ये है कि इंडस वाटर को लेके जो भी डिस्प्यूट हो वो बायलैटरली रिजॉल्व किया जाए। इससे पहले 2018 में ये लाहौर में हुई थी और उसके बाद ये अब की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो ट्रीटी है ये ब्रोकर की गई थी वर्ल्ड बैंक ने, तो याद रखिएगा ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। इसको साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने और प्रेसिडेंट अयूब खान ने। आइडिया यही था कि इंडस के वाटर को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का डिवीजन होगा। चलते हैं क्वेश्चन 90 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हेरात ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ये एक प्लेटफॉर्म देता है सिंसियर और रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल कोऑपरेशन बाय प्लेसिंग अफगानिस्तान एट इट्स सेंटर। ठीक है, इंडिया इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। इट वॉज फाउंडेड इन 2011 इन इस्तांबुल टर्की। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो अफगानिस्तान को सेंट्रल पॉलिसी में रखा गया है। अफगानिस्तान बहुत नेसेसरी है पूरे वेस्ट एशिया के स्टेबलाइजेशन के लिए। तो सारी बातें यहाँ पे ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया। 9th हेरात ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस था ये। इसको इस बार यहाँ पे डबल पीस की भी बात की गई। तो डबल पीस में एक तो अफगानिस्तान में पीस लाना है, दूसरा अराउंड अफगानिस्तान भी पीस लाना है। ठीक है, तो ये जो आसपास का पूरा एरिया है इराक का, वेस्ट एशिया का जो डिस्टेबलाइज्ड है, वहाँ पे भी पीस लाने की बात की गई है। हेरात ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस क्या है, ये इस्तांबुल टर्की में 2011 में फाउंड किया गया था। आइडिया ये था जो हेरात ऑफ एशिया रीजन है वहाँ पे प्रोस्पेरिटी। हेरात ऑफ एशिया रीजन में आपको ईरान दिखेगा, आपको खुरासान दिखेगा जो पहले खुरासान हुआ करता था, आपको टर्की के बाद का सारा एरिया दिखेगा ईस्ट वर्ड्स। तो यहीं पे बात की गई थी कि हेरात ऑफ एशिया जो है वहाँ पे एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट करना और पीस जो है इस्टेब्लिश करना है। 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, 17 सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं और रीजनल सपोर्टिंग कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इंडिया के लिए हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट है, इंडिया यहाँ पे क्या है, इंडिया यहाँ पे एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो आशा करता हूँ सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। मिलेंगे अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए
वीडियोस को देखते रहिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।